हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल्स ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें से तृतीय चरण को पढ़ेंगे और 1835 से 1947 तक के है। इससे पहले हमने द्वितीय चरण को कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। और यह जो है विभिन्न एनसीईआरटी और क्लास 8 के लेकर के 12 तक के सारे कंप्लीट हैं इसमें। तो अब इसमें सभी कंप्लीट है। तो ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम भारत की स्वतंत्रता का तृतीय चरण। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 शीघ्र ही जनता के असंतोष का कारण बन गया, जिसके कारण देश में संवैधानिक सुधारों के लिए प्रदर्शन हुए प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन पर बल दिया गया, जिसके फलस्वरूप वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम अस्तित्व में आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 नवंबर 1932 में जिस समय कांग्रेस स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत थी, उसी समय लंदन में तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई। ये अधिनियम समिति प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त करने वाला था। 3 सम्मेलनों में हुए विचार विमर्श का परिणाम भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कानूनी रूप से सामने आया। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान। इस अधिनियम में एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई तथा प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर एक नई शासन प्रणाली स्थापित की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई, जिसमें रजवाड़ों को भिन्न भिन्न प्रतिनिधित्व दिया गया था, किंतु रजवाड़ों के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता के द्वारा नहीं अपितु उन्हें वहां के शासकों के द्वारा मनोनीत किया जाता था। ब्रिटिश भारत की मात्र 14% जनसंख्या को ही मताधिकार प्राप्त था। रक्षा तथा विदेश विभाग विधायिका के क्षेत्र से बाहर थे, जबकि दूसरे विषयों पर गवर्नर जनरल का विशेष नियंत्रण था। प्रांतों को अधिक स्थानीय अधिकार दिए गए थे और प्रांतीय विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों का प्रशासन के प्रत्येक विभाग पर नियंत्रण था। उन्हें कानूनी गतिविधियों पर विशेषाधिकार तथा अपने कानून बनाने के अधिकार थे। नागरिक प्रशासन और पुलिस पर भी उसका नियंत्रण था। ये अधिनियम राष्ट्रवादियों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका, क्योंकि आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति अभी भी ब्रिटिश सरकार के हाथों में केंद्रित थी। वर्ष 1935 के नए कानून का कड़ा विरोध करने के अतिरिक्त कांग्रेस ने इसके अतिरिक्त होने वाले चुनावों में भाग लेने का निर्णय लिया, क्योंकि वो इस कानून की अलोकप्रियता सिद्ध करना चाहती थी। 1937 के प्रांतीय चुनाव। वर्ष 1935 के अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया और 11 प्रांतों में हुए चुनाव में कांग्रेस ने 5 प्रांतों संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मद्रास आदि में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। इस चुनाव में कांग्रेस मुंबई, असम तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। बंगाल, पंजाब तथा सिंध में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने, जबकि सिंध में सिंध यूनाइटेड पार्टी ने कांग्रेस की सहायता से संयुक्त सरकार का गठन किया। इस प्रकार कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांत में अपनी सरकार बनाई। आगे हम जानेंगे कांग्रेस सरकारों का कार्यकाल 1937 से 1939 तक। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस 8 राज्यों में अपनी सरकार बनाई। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सदस्यता में एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद का गठन किया गया, जिसे उप संसदीय समिति नाम दिया गया। कांग्रेस सरकारों का इस्तीफा। प्रांतों में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान मुस्लिम लीग उसके विरुद्ध प्रचार अभियान चलाती रही। ये विरोध पीरपुर रिपोर्ट 1938, बिहार शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 का फजलुल हक की मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल रिपोर्ट 1938 में देखने को मिला। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना सहमति शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 29 अक्टूबर 1939 को इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के द्वारा त्याग पत्र दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। 1939 में त्रिपुरी में प्रस्तावित अधिवेशन के लिए उन्होंने चुनाव में पुनः खड़े होने का निर्णय लिया। सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी आदि ने उनके इस निर्णय का विरोध किया। पट्टाभी सीतारमैया को अपना उम्मीदवार बनाया। सीतारमैया को गांधी जी का समर्थन प्राप्त था। चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने विजय प्राप्त की, किंतु बोस के अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 15 में से 13 सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया। अंततः बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 में की। सुभाष चंद्र बोस के स्थान पर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 में आरंभ हो गया। इस युद्ध की शुरुआत हिटलर की सेना के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ हुई। इससे पूर्व हिटलर मार्च 1938 में ऑस्ट्रिया, मार्च 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर चुका था। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन भी इस युद्ध में शामिल हो गया। 5 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। भारतीय नेताओं, विशेषतया कांग्रेसी नेता ने भारत को युद्ध में शामिल करने पर गहरी आपत्ति प्रकट की। युद्ध में सहयोग एवं समर्थन देने के लिए 2 शर्तें रखीं। तुरंत राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की जाए। ब्रिटेन वादा करे कि युद्ध समाप्त होते ही भारत स्वतंत्र हो जाएगा। वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने कांग्रेस की इस मांग को स्वीकार कर दिया और 10 से 14 सितंबर 1939 में कांग्रेस कार्यसमिति की वर्धा बैठक में नेताओं के द्वारा विभिन्न विचार प्रकट किए गए। गांधी का मानना था कि भारत को ब्रिटेन की बर्बादी की कीमत पर स्वतंत्रता नहीं चाहिए। महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू ने दोनों हिटलर तथा मुसोलिनी के कट्टर आलोचक थे। इसीलिए गांधी तथा नेहरू फांसीवादी शक्तियों के विरुद्ध ब्रिटेन का समर्थन करना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस ने युद्ध में सहयोग की नीति का विरोध करते हुए कहा कि ब्रिटेन पर आया ये संकट भारत को आज़ादी दिलाने का एक दुर्लभ अवसर है। 23 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में वायसराय के वक्तव्य को सरकार की साम्राज्यवादी नीति का हिस्सा बता करके अस्वीकार कर दिया गया। इस सम्मेलन में युद्ध का समर्थन न करने का निर्णय लिया गया तथा कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों को त्याग पत्र देने का आदेश दिया गया। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त सन 1940। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के पश्चात कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मार्च 1940 में मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में रामगढ़ में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने कहा कि वो इस शर्त पर सरकार का सहयोग करेगी कि केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया जाए। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में वायसराय लिनलिथगो ने कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव के मुख्य बिंदु निम्न थे। युद्ध के पश्चात प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री सभा का गठन
किया जाएगा। वर्तमान के कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिए बिना किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं किया जाएगा। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट मुख्य लक्ष्य। कांग्रेस ने इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेट के मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है। व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1940। अगस्त प्रस्ताव अस्वीकार करने के पश्चात कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य युद्ध के विरुद्ध प्रचार करना था। अक्टूबर सन 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए व्यक्तियों को साथ लेकर के सीमित पैमाने पर सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह वर्धा के निकट पवनार आश्रम से 17 अक्टूबर सन 1940 को आरंभ हुआ। सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू तथा तीसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस सत्याग्रह के दौरान अधिकतर सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिन सत्याग्रहियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका वे गांवों के रास्ते दिल्ली की ओर बढ़ने लगते थे। इसी कारण से इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। क्रिप्स मिशन सन 1942। वर्ष 1942 के आरंभ में ब्रिटिश सरकार को युद्ध में भारतीयों के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता थी। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने ऐसा सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से एक कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 22 मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। क्रिप्स लेबर पार्टी के नेता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे। क्रिप्स ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य यहाँ जितनी जल्दी संभव हो स्वभाव की स्थापना करना है। क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रस्ताव निम्न थे। युद्ध के पश्चात एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा जिसका स्तर अधिराज डोमिनियन स्टेट होगा। युद्ध के तत्काल भारत एक ब्रिटिश संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश भारत और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान को सरकार 2 शर्तों पर लागू कर सकेगी। पहला शर्त था कि भारत का कोई भी प्रांत यदि नए संविधान से सहमत नहीं है तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। दूसरा, प्रत्येक देशी रियासत इस संविधान का अनुपालन करने या इसे अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगी। नए भारतीय संविधान का निर्माण होने तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। क्रिप्स प्रस्ताव पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर तिथीय चेक अर्थात पोस्ट डेटेड चेक कहा और जवाहरलाल नेहरू ने इसके आगे ऐसा बैंक जो टूट रहा है जोड़ दिया। कांग्रेस वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में शामिल करना चाहती थी जिसे मिशन ने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के द्वारा इस बिंदु पर वार्ता टूट गई। मुस्लिम लीग ने इसे 2 आधारों पर अस्वीकार कर दिया। इस प्रस्ताव में पृथक निर्वाचन मंडल को मान्यता नहीं दी गई थी। भारत सरकार की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। 29 मार्च सन 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा हुई। 11 अप्रैल 1942 को इसे वापस ले लिया गया। क्रिप्स मिशन की असफलता, जापानी आक्रमण का बढ़ता भय, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों एवं वस्तुओं के अभाव ने जनमानस को असंतोष से भर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्रिप्स मिशन की असफलता के 4 माह के अंदर ही आज़ादी के लिए भारतीय जनता का तीसरा महान संघर्ष आरंभ हो गया। इस संघर्ष को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है।
8 अगस्त 1942 को मुंबई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। इस बैठक की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। इससे पूर्व 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था, जिसे थोड़े बहुत संशोधन के साथ 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि देश ने साम्राज्यवादी सरकार के विरुद्ध अपनी इच्छा स्पष्ट कर दी है, अब उसे इस बिंदु से लौटाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः समिति अहिंसक तरीके से व्यापक धरातल पर गांधी जी के नेतृत्व में जन संघर्ष शुरू करने का प्रस्ताव स्वीकार करती है। 8 अगस्त की रात्रि में कांग्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा, मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी चीज़ पर संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। अब मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, आप इसे अपने दिल में संजो कर रखें, हर एक सांस में इसका जाप करें। वो मंत्र यह है कि करो या मरो, डू और डाई, जिसका अर्थ है हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम निम्न थे: आंदोलन को रोकने वाली सभी आदेशों का उल्लंघन, नमक बनाना, गैर कानूनी सभाओं की सदस्यता स्वीकारना, वकीलों को वकालत छोड़ने का निर्देश, विद्यार्थी अपने विद्यालय तथा महाविद्यालयों का बहिष्कार करें, जज अदालत छोड़ दें, सरकारी कर्मचारी अपना पद त्याग दें, मजदूरों की हड़ताल, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, शराब की दुकानों का बहिष्कार, व्यापार में विदेशी मुद्रा के प्रयोग का बहिष्कार, कर न देना, फौजों को रोकना, आंदोलनकारियों को बंदी बनाने पर भी आंदोलन स्थगित न करना आदि। आंदोलन का प्रारंभ एवं प्रसार 9 अगस्त 1942 को आंदोलन के शुरू होते ही ऑपरेशन जीरो के अंतर्गत गांधी जी, मौलाना आज़ाद सहित कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को पुनः गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। गिरफ्तारी के पश्चात गांधी जी सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में तथा जवाहरलाल नेहरू जी बी पंत, सीतारमैया, आचार्य जी बी कृपलानी को अहमदनगर जेल में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया। 9 अक्टूबर 1942 को जयप्रकाश नारायण जेल से भाग निकले तथा आज़ाद दस्ता का गठन किया। जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार नहीं हो सके, जो थे राम मनोहर लोहिया, अरोड़ा आसफ अली, उन्होंने गुप्त रूप से जनता का नेतृत्व किया और जनता ने स्वयं नेतृत्व संभालकर जुलूस निकाला। आंदोलन का प्रभाव। आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंगाल, बिहार, मुंबई, उत्तर प्रदेश, मद्रास में रहा। कांग्रेस के शीर्ष नेता की गिरफ्तारी की खबर से पूरे देश में एक स्वतःस्फूर्त आंदोलन उत्पन्न हो गया। जनता ने अपने ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त की। पूरे देश में कारखानों में, स्कूलों और कॉलेजों में हड़तालें और काम बंदी हुई और प्रदर्शन हुए, जिन पर लाठीचार्ज और फायरिंग भी हुई। जनता के द्वारा थानों, डाकखानों, रेलवे स्टेशन आदि ब्रिटिश शासन के प्रतीकों पर हमले किए गए, टेलीफोन के तार तोड़ दिए गए, खंभे गिरा दिए गए, रेल लाइनें उखाड़ दी गईं, सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। इस मामले में मद्रास और बंगाल सबसे अधिक प्रभावित हुए। संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में ब्रिटिश शासन लुप्त हो गया। सरकार के दमन के कारण यह आंदोलन भूमिगत हो गया और इसका नेतृत्व अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, आसफ अली, सुचिता कृपलानी, बीजू पटनायक, जयप्रकाश नारायण आदि ने किया था। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेसी नेता को बंदी बनाए जाने के तुरंत बाद पहली बार कांग्रेस रेडियो स्थापित किया गया। राम मनोहर लोहिया, B.M. खाकर, उषा मेहता आदि ने इसकी व्यवस्था की। कांग्रेस रेडियो स्टेशन मुख्य रूप से मुंबई एवं नासिक से कार्य कर रहा था। गुप्त कांग्रेस रेडियो का सर्वप्रथम संचालन उषा मेहता ने किया था।
कांग्रेस रेडियो का सर्वप्रथम संचालन उषा मेहता ने किया था। गांधी के क्रियाकलाप। आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1939 को 21 दिन के उपवास की घोषणा की। इससे पूरे देश में आक्रोश बढ़ गया। गांधी जी की रिहाई की मांग करते हुए वायसराय की कार्य परिषद के 3 सदस्य एम.एस. अणे, एन.आर. सरकार, एच.पी. मोदी ने त्यागपत्र दे दिया। इसी बीच गांधी जी ने सरकार को भ्रमित करते हुए 7 मार्च 1943 को उपवास तोड़ दिया। गांधी जी की अस्वस्थता को देखते हुए 9 मई 1943 को उन्हें रिहा कर दिया गया। गांधी जी की जेल से रिहाई से पूर्व उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। गांधी जी की रिहाई के विरोध में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जब दुनिया में हम कहीं जीत रहे हैं, ऐसे समय में हम एक कमबख्त बुड्ढे के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा से हमारा शत्रु रहा है। ये कथन था प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का। सामान्यतः छात्र, मजदूर, किसान इस विद्रोह के आधार थे, जबकि उच्च वर्ग के लोग नौकरशाह आदि सरकार के वफादार बने रहे। समांतर सरकारें जैसे कि बलिया अवधि एक सप्ताह अगस्त 1942 नेतृत्व किया था। चित्तू पांडे ने स्थानीय जिलाधिकारी से शासन के सभी अधिकार छीन लिए गए तथा जेल में बंद सभी कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया गया। तामलुक ये मिदनापुर बंगाल में अवधि दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक। जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया। नेतृत्व सतीश सामंत और मातंगिनी हजारा आदि। सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन। सतारा महाराष्ट्र में है। अवधि अगस्त 1943 इससे 1946 तक सबसे अधिक समय तक चलने वाली सरकारें हैं। नेतृत्व किया क्रांति सिंहा, नाना पाटिल, वाई.वी. चव्हाण। प्रति सरकार जन आंदोलन का गठन। वर्ष 1942 के पश्चात राष्ट्रीय परिघटना। 1942 के पश्चात राष्ट्रीय परिघटना कुछ निम्न थी। अब है आज़ाद हिंद फौज का गठन सन 1943। द्वितीय महायुद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज की स्थापना और उसकी गतिविधियां आज़ादी के संघर्ष की एक महत्वपूर्ण घटना थी। रास बिहारी बोस ने, जो कि एक भारतीय क्रांतिकारी थे, कई वर्षों से जापान में रह रहे थे। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में रह रहे भारतीयों के सहयोग से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। जापान ने ब्रिटिश फौजों को पराजित करके दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग सभी देशों पर कब्जा कर लिया और ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिया गया। ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ने ब्रिटिश शासन से भारत को आज़ाद कराने के उद्देश्य से भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर के आज़ाद हिंद फौज बनाई। आज़ाद हिंद फौज के गठन में कैप्टन मोहन सिंह के महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो कि अंग्रेजों की भारतीय सेना के एक अफसर थे। इसी बीच वर्ष 1941 में सुभाष चंद्र बोस भारत से भाग निकलने में सफल हुए और वे भारत की आज़ादी के लिए कार्य करने हेतु जर्मनी पहुंच गए। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व करने और आज़ाद हिंद फौज का निर्माण करने तथा इसके कार्यक्रम बनाने के लिए 2 जुलाई 1943 में सिंगापुर चले गए। आज़ाद हिंद फौज में उस समय 45,000 सैनिक थे। इसमें भारतीय बंदियों के अतिरिक्त वे भारतीय भी थे, जो दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों में बसे हुए थे। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने उन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बना दिया था। 21 अक्टूबर सन 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। 23 अक्टूबर 1943 को इस अस्थायी सरकार ने मित्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 31 दिसंबर सन 1943 को बोस अंडमान पहुंचे तथा अंडमान एवं निकोबार का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया।
जापान के द्वारा प्रदत्त अंडमान और निकोबार द्वीपों को क्रमशः शहीद और स्वराज नाम देकर सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को इन द्वीपों पर भारतीय ध्वज फहराया। 18 मार्च सन 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने भारत को आज़ाद कराने के उद्देश्य से बर्मा की सीमाओं को पार कर उत्तर पूर्व भारत के क्षेत्र नागालैंड पर घेरा डाल दिया, जो लगभग एक समय तक चला। फौजी सेनाओं ने कोहिमा तक पहुंचकर तिरंगा फहरा दिया। जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो के एक प्रसारण में गांधी जी के नाम एक विशेष प्रसारण में कहा, भारत की स्वतंत्रता का आखिरी युद्ध शुरू हो गया है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद एवं कामना चाहते हैं। इसी संबोधन में सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। आज़ाद हिंद फौज का नारा था, जय हिंद और दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा बोस ने मलेशिया में फौज को संबोधित करते हुए दिया था। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीद दिवस मनाया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की स्थिति दयनीय हो गई, अतः आज़ाद हिंद फौज को भी पीछे हटना पड़ा। सुभाष सिंगापुर से जापान की ओर चले गए। ताइपे अर्थात ताइवान हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया। आज़ाद हिंद फौज के अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया। आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। नवंबर 1945 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे के 3 मुख्य अभियुक्त मेजर शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लों थे। इन पर चलाए गए मुकदमे से संपूर्ण देश में विद्रोह की भावना भड़क गई और ये तीनों देश के विभिन्न संप्रदायों की सांकेतिक एकता के प्रतीक बन गए। भारत के विभिन्न दलों कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अकाली दल, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी मुकदमे का विरोध किया तथा इनकी रिहाई की मांग की। आज़ाद हिंद फौज के बचाव के लिए एक समिति का गठन किया गया और इस समिति में प्रमुख वकील भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, अरोड़ा आसफ अली, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू आदि थे। सरकार ने तीनों अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई और इस निर्णय के विरुद्ध में पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई। अतः विवश होकर के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेबल ने अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए मृत्युदंड की सजा को क्षमा कर दिया। अस्थायी सरकारें। मुख्यालय जो है रंगून में था। मान्यता देने वाले देश जर्मनी, जापान थे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस, वित्त अध्यक्ष A.C. चटर्जी, प्रचार एवं प्रसारण विभाग S.A. अय्यर को प्राप्त। महिला संगठन का कार्यभार लक्ष्मी सहगल को प्राप्त हुआ। आज़ाद हिंद फौज संगठन। सुभाष ब्रिगेड शाहनवाज खान, आज़ाद ब्रिगेड गुलजारा सिंह, रानी झांसी रेजिमेंट लक्ष्मी सहगल, गांधी ब्रिगेड इनायत खान और नेहरू ब्रिगेड G.S. ढिल्लों। वेबल योजना 1945। वर्ष 1945 में ब्रिटेन में इटली की सरकार आई और वायसराय लिनलिथगो की जगह वेबल भारत के वायसराय बनकर के आए। मई 1945 तक सभी राजनीतिक नेता जेल से रिहा कर दिए गए तथा जून 1945 को वेबल ने एक योजना प्रस्तुत की। उसकी निम्न शर्तें थी। केंद्र में नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा और परिषद में वायसराय तथा सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी भारतीय होंगे। प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। कार्यकारिणी में मुसलमानों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी और कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी। गवर्नर जनरल बिना कारण निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। सभी राजनीतिक दलों की एक सम्मिलित सभा बुलाई जाएगी ताकि कार्यकारिणी की नियुक्ति के लिए एक सर्वसम्मत सूची
प्रस्तुत की जा सके। बेबेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग को बराबरी का दर्जा दिया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधियों के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और लीग के प्रतिनिधि के रूप में जिन्ना ने भाग लिया। जिन्ना की मांग थी कि वायसराय की परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम लीग से लिए जाएं, क्योंकि लीग ही मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि है। जिन्ना की यही मांग सम्मेलन की असफलता का कारण बनी और शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग को वीटो का अधिकार मिला, जो ये था कि यदि मुसलमानों को किसी प्रस्ताव पर आपत्ति है तो ऐसे प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने पर ही स्वीकार किए जाएं। भारत में आम चुनाव 1945 से 46। भारत में आम चुनाव 1945 से 46। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन में हुए सत्ता परिवर्तन के फलस्वरूप एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी, जिसने भारत में आम चुनाव कराने की घोषणा की। दिसंबर 1945 में चुनाव परिणाम घोषित किए गए, जिसमें केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को 91.3% मत मिले, जबकि प्रांतीय विधान मंडलों में कांग्रेस को मुंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को 102 में से 57 सीटें मिली। प्रांतों में कांग्रेस को वर्ष 1937 में जहां 774 सीटें मिली थी, वही वर्ष 1946 में 923 सीटें प्राप्त हुई। केंद्रीय विधानसभा में मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। बंगाल तथा सिंध में मुस्लिम लीग को पूर्ण बहुमत मिला। पंजाब में मुस्लिम लीग सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, किंतु हिंदू, सिख और यूनिस्ट दलों ने खिज्र हयात खां के नेतृत्व में साझा सरकार का गठन किया। नौसैनिक विद्रोह 1946। आज़ाद हिंद फौज भारत छोड़ो आंदोलन की घटनाओं ने ब्रिटिश सरकार के भारतीय सैनिकों को भी प्रभावित किया। 18 फरवरी 1946 को रॉयल नेवी के गैर कमीशन अधिकारियों एवं सैनिकों जिन्हें रेंटिक्स कहा जाता था, नस्लीय भेदभाव, खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। ये विद्रोह बम्बई के नौसैनिक प्रशिक्षण पोत एचएम IS तलवार पर किया गया था। हड़ताली नाविकों ने एक नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का चुनाव, जिसके प्रमुख MS खान थे। विद्रोही सैनिक BC दत्त की रिहाई की मांग कर रहे थे, जिन्हें जहाज पर भारत छोड़ो लिखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। शीघ्र यह विद्रोह अन्य स्थलों कराची, मद्रास, कलकत्ता तक फैल गया। विद्रोहियों ने जहाज़ों से ब्रिटिश यूनियन जैक को उतारकर उसके स्थान पर कांग्रेस, लीग तथा कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतीक वाले तिरंगे, चांद, हंसिया, हथौड़ा के निशान वाले ध्वज फहराए। नौसेना विद्रोह के समर्थन में 22 फरवरी 1946 को मुंबई में हड़ताल हुई, जिसमें लाखों लोगों की संख्या में मजदूरों ने भाग लिया। सरकार ने विद्रोहियों को दमन हेतु एडमिरल ग्राडफे को भेजा। सरकार के व्यवहार को देखते हुए सरदार पटेल ने मामले में हस्तक्षेप किया। पटेल और जिन्ना ने नौसैनिकों से आत्मसमर्पण की अपील की। 25 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने ये कहते हुए आत्मसमर्पण किया कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। कैबिनेट मिशन योजना 1946। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1946 में घोषणा की कि वो भारत में अपना शासन समाप्त करना चाहती है। फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की।
इस शिष्टमंडल के अध्यक्ष भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, जबकि अन्य 2 सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा A.B. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन का प्रमुख कार्य भारत को शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। अतः मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव जारी किया। कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार तथा भारतीय राजाओं को मिलाकर के एक भारतीय संघ के निर्माण की सिफारिश की गई, जिसके पास विदेश विभाग, रक्षा और संचार रहेंगे और विशेष शक्तियाँ विशेष राज्यों के पास रहेंगे। इस प्रकार दोनों क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के द्वारा कार्यपालिका और विधायिका की रचना की जाएगी। प्रांतों को पृथक पृथक कार्यपालिका और विधायिका के साथ समूह बनाने का अधिकार होगा और प्रत्येक समूह को अपने अधीन रखे जाने वाले प्रांतीय विषयों का निर्णय करने का अधिकार होगा। संघीय विषयों के अतिरिक्त अन्य सभी विषय अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों के पास होंगी। प्रांतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है समूह का, जो मद्रास, मुंबई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा आते हैं। समूह खा पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत एवं सिंध आता है। और समूह गा में बंगाल एवं असम। अगला पढ़ेंगे हम। संविधान सभा के निर्माण हेतु प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे। मतदाताओं के 3 वर्ग थे, सामान्य, मुस्लिम, सिख। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में 292 सदस्य संविधान सभा में चुने गए थे, जबकि 96 सदस्य देशी रियासतों से एवं 4 सदस्य मुख्य आयुक्त में से चुने गए थे। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की स्थापना कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया और मिशन ने स्पष्ट किया कि सभी दलों की सहायता से शीघ्र ही एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी। कैबिनेट मिशन पर प्रतिक्रिया। कांग्रेस के अनुसार प्रांतों को ये छूट होनी चाहिए कि वे समूहों में सम्मिलित हों या नहीं। इसके अनुसार समूहों में सम्मिलित होने की अनिवार्यता प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत के विपरीत होती है। मुस्लिम लीग के अनुसार सामूहिकरण की शर्त समूह खा और गा के अनिवार्य होने चाहिए। 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने, 24 जून 1946 को कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया। लीग ने 29 जुलाई 1946 को अपनी स्वीकृति वापस ले ली और पाकिस्तान के निर्माण के लिए 16 अगस्त 1946 से प्रत्यक्ष कार्यवाही शुरू की। पाकिस्तान की मांग पर शुरू की गई इस प्रत्यक्ष कार्यवाही से कलकत्ता में व्यापक स्तर पर हिंसा फैल गई, जो आगे ग्रामीण बंगाल, बिहार तथा संयुक्त प्रांत तक फैली। 7 जून 1946 को कांग्रेस कमेटी ने स्वीकार किया कि कांग्रेस संविधान सभा में शामिल होंगी और वर्ष 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। किंतु लीग अपना पृथक संविधान चाहती थी किंतु जो लीग थी वो अपना पृथक संविधान चाहती थी। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को पृथक पाकिस्तान के निर्माण के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा की तथा अंतरिम सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। अंतरिम सरकार का गठन सन 1946। मुस्लिम लीग के द्वारा अंतिम सरकार में शामिल होने से इनकार करने के बाद बेबेल के द्वारा 6 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। 24 अगस्त सन 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई, जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। 2 सितंबर सन 1946 को कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया। अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आशफ अली
सी राजगोपालाचारी, शरद बोस, जान मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सरफराज अहमद खान, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर और सी.एच. भाभा आदि शामिल थे। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हुई और अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए। 9 दिसंबर को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इटली की घोषणा एवं माउंटबेटन योजना। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत का शासन छोड़ देगा। मार्च 1947 में बेबल के स्थान पर माउंटबेटन भारत सरकार का वायसराय बन करके आया, जिसने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के नेताओं से विचार विमर्श के बाद भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा। माउंट योजना के प्रमुख प्रावधान क्या थे? माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान। माउंटबेटन योजना के मुख्य प्रावधान निम्न हैं। 15 अगस्त सन 1947 से भारत में 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी और सभी शक्तियां इसे हस्तांतरित कर दी जाएगी हस्तांतरित कर दी जाएंगी। सिंधु उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पश्चिम पंजाब, पूर्वी बंगाल, बलूचिस्तान, असम के सिलहट जिले को छोड़कर सभी प्रांत भारत में शामिल होने थे। पंजाब एवं बंगाल के बंटवारे के लिए रेड क्लिफ आयोग का गठन किया गया। दोनों अधिराज्यों के मंत्रिमंडलों के सुझाव पर गवर्नर जनरल को संवैधानिक रूप से या संवैधानिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। दोनों अधिराज्यों को प्रभुत्व संपन्न घोषित करके उन्हें अपने अपने संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। भारतीय राजाओं को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की इजाज़त दी गई। उन्हें स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया गया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह के द्वारा पता लगाया जाना था कि वहां की जनता किसके साथ रहना चाहती है। माउंटबेटन योजना पर प्रतिक्रिया। माउंटबेटन योजना पर प्रतिक्रिया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारतीय समस्या के हल हेतु जो सुझाव दिए उन्हें कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। 14 जून 1947 को कांग्रेस की महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि आज हमें पाकिस्तान तथा आत्महत्या में से एक चुनना है। देश की मुक्ति पाने का यही एकमात्र रास्ता है। इससे भारत में एक शक्तिशाली संघ की स्थापना होगी। अगला है कि देश विभाजन का विरोध करते हुए गांधी जी ने कहा, यदि सारा भारत भी आग की लपट में घिर जाए तो पाकिस्तान नहीं बनेगा। यदि कांग्रेस विभाजन चाहती है तो ये मेरे मृत शरीर पर होगा। और इसके पश्चात गांधी जी ने वायसराय माउंटबेटन से मिलकर के जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने को कहा, जिससे विभाजन को टाला जा सके। गांधी जी के सुझाव का सरदार पटेल, नेहरू के द्वारा विरोध किया गया, अतः में गांधी जी द्वारा भी निराश होकर के विभाजन को स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस के राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता मौलाना आजाद खान अब्दुल गफ्फार खान ने विभाजन के प्रस्ताव का विरोध किया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल गई। इसी अधिनियम के आधार पर 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो गया। पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, सिंध और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को मिलाकर पृथक देश के रूप में पाकिस्तान राज्य बना। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल तथा लियाकत अली खान पहले प्रधानमंत्री बने।
जबकि लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान प्रस्ताव से विभाजन तक। पाकिस्तान प्रस्ताव से विभाजन तक। पाकिस्तान के गठन की मांग उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल के द्वारा शुरू की गई मानी जाती है। सर्वप्रथम 1930 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में इन्होंने उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत पर बल दिया। पाकिस्तान शब्द का गठन चौधरी रहमत अली के द्वारा वर्ष 1933 और 1935 में लिखित पर्चों में किया गया, जिसे पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंधु, बलूचिस्तान से गढ़ा गया। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना वापसी के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को असली जामा पहनाने के लिए हिंसात्मक रूप अपनाया, जिसे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में जाना गया। मार्च 1947 में कांग्रेस हाई कमान ने बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए पंजाब को मुस्लिम बहुल तथा हिंदू बहुल हिस्से में बांटने का प्रस्ताव मंजूर किया। इस विभाजन में सर्वाधिक हिंसा पंजाब में हुई। 1946 से लेकर के विभाजन के बाद लंबे समय तक लोगों का पलायन होता रहा। सर्वाधिक पलायन बंगाल से हुआ तथा ये सबसे लंबे समय तक चला। महात्मा गांधी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान तथा अंत तक विभाजन के पक्ष में नहीं थे। और इसी के साथ ये हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये तृतीय चरण भी समाप्त होता है। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे